सिग्मा एफ इज द फ्रैक्चर स्ट्रेस, इसमें भी प्रॉब्लम आएगा। एंड ये होगा, इससे ये थ्योरी से ऐसा पता चला जब हमने अगर सिग्मा अप्लाई किया तो वो सिग्मा मैक्स होके उधर बैठ तो इधर थोड़ा सा स्ट्रेस अप्लाई किया, मान लो 10 kg, तो सिग्मा मैक्स हो गया 10 kg इंटू 2 इंटू सी बाई रो टी टू द पावर हाफ। तो सी जो होगा वो भी एटॉमिक डायमेंशन में है, रो टी भी है वो भी एटॉमिक डायमेंशन में है। तो ये जितना बढ़ते जाएगा तो अब इतना सिग्मा मैक्स बढ़ते जाएगा। अगर सिग्मा मैक्स बढ़ते जाएगा ये बढ़ते जाएगा, सी बढ़ते जाएगा। तो क्या होगा, छोटा सा एक एयरलाइन क्रैक था सी 2c डायमेंशन, तो वो सी 2c डायमेंशन का क्रैक था। हमने वो इक्वेशन में 2 सिग्मा सी बाई रो टी का हाफ थोड़ा सा सिग्मा अप्लाई किया, सिग्मा अप्लाई किया, वो क्रैक का टॉप में वही टिप में सिग्मा मैक्स होकर बैठ। सिग्मा मैक्स जब भी हो गया वो थोड़ा सा क्रैक एक्सटेंड करने, अगर एक्सटेंड करने लगा तो सी बड़ा हो गया, सी बड़ा हो गया तो ये सिग्मा मैक्स बड़ा हो गया। तो ऐसा होते 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 क्रैक बड़ा होते जाए, बड़ा होते जाए, बड़ा होते जाए। तो एक क्रैक हीट फेलियर in its micro dimension for one single crack, and one material there are lakhs of such cracks. If you combine all these, then the movement of these cracks due to a small application of stress, small means in megapascal range, or in that range, maybe 10 to 1,000 times lower stress, depending on the material, obviously, depending on the defects present inside. So those movement of cracks actually possible. कितना तक ठीक है? ओके सर। हाँ। So now ये देखो एक प्रॉब्लम, कैलकुलेट द फ्रैक्चर स्ट्रेस फॉर अ ब्रिटल मटेरियल विद द फॉलोइंग प्रॉब्लम। ई दे दिया आपको 100 GPa, गामा एस दे दिया, दैट मींस सरफेस एनर्जी 1 जूल पर मीटर स्क्वायर। ये डायमेंशन दे दिया 0.25 नैनोमीटर, 2.5 एंगस्ट्रॉम। सो द क्रैक लेंथ इज सी, इसको आप 10 to the power 4 A0, क्रैक लेंथ इज सी इक्वल टू 10 to the power 4 A0, क्या ना 10 to the power 4 A0 माइनस 10 to the power 4 A0। सो A0 इज 0.25 नैनोमीटर, आपने माइक्रोमीटर में बनाया है इसको। सो नैनोमीटर से माइक्रोमीटर आया, मैं प्लीज 10 to the power हो जाएगा, 10 to the power 4 से मल्टीप्लाई करना होगा ना, समझ रहे हो ना। नैनोमीटर से हमने माइक्रोमीटर में, मिली माइक्रोन में कन्वर्ट किया। सो 2.5 माइक्रोमीटर आ गया, ये 0.25 नैनोमीटर से माइक्रोमीटर में कन्वर्ट किया इसको, क्योंकि इस इक्वेशन में बैठाने से, नैनोमीटर बैठाने से काम नहीं होगा, माइक्रोमीटर में बैठा है। Then sigma equal to E gamma is by 4c, that means 100 into 10 to the power 9, क्यों 100 into gigapascal, gigapascal means 10 to the power 9 pascal, so 100 into 10 to the power 9 into 1 joule per meter square, क्योंकि ये सब यूनिट्स को एक ही तरीके से लाना है। then 4, ये 4 है, and 2.5 into 10 to the power minus 6 माइक्रोमीटर का is, that is 10 to the power minus 6 मीटर। सो इसको मीटर में कन्वर्ट किया सब। सो देन 10 to the power 16 to the power half, that is 10 to the power 8, ये आएगा यूनिट पास्कल में। सो 10 to the power 8 पास्कल मीन्स 100 मेगापास्कल। सो द फ्रैक्चर स्ट्रेस आया एक्चुअली 100 मेगापास्कल। सो देखो ब्रिटल मटेरियल, इसको प्रॉपर्टी में वो जो क्रिएट हुआ वो 100 मेगापास्कल स्ट्रेस में ही फ्रैक्चर हुआ। Note that the fracture stress कितना कम हुआ तब, वो E by 1000, while the theoretical coefficient strength is E by 5, so ये हो गया almost 1000 times lower. Thus we see a very small crack produces a very great decrease in stress or fracture, stress or fracture. Now comes the Griffith's theory। ये एक infinitely लॉन्ग सिलेंडर है, उसमें ये है एक क्रैक जो दिखाया मॉडल,
ये है वॉल क्रैक, अंदर में होगा तो 2C लेंथ एंड सरफेस होगा तो C लेंथ, एंड ऐसा आप टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो, इसको खींच रहे हो इधर से इधर से. सो दिस इज द ग्रिफिथ क्रैक मॉडल. Now this statement is a crack will propagate. That crack will propagate when the decreasing elastic strain energy. That means when you are applying a stress, there is a decreasing strain energy. वो strain energy जो है वो रिलीज होगा. वो रिलीज होकर क्या करता है? एनर्जी तो क्रिएट भी नहीं हो सकता. वो क्रिएट होने से उसको स्पेंड होगा. तो क्रिएट जो हुआ वो स्पेंड होगा कैसे? सरफेस एनर्जी क्रिएट होगा. That means is at least equal to energy required to create new surface. So एक surface से दो surface बन जाएगा, ये crack propagate होगा, ये दो half बन जाएगा. ये तो ऐसा मॉडल ग्रिफिथ्स का ये है. Criteria for a propagation of crack is crack will propagate when the decrease in elastic strain energy is at least equal to energy required to create new surface. So इसका मॉडल में इक्वेशन जो है, the total energy is minus pi c square sigma square by E, where sigma is the tensile stress acting normal to the crack length. ये देखो acting normal to the crack length, normal crack length इधर में है, तो ऐसा अप्लाई किया, स्ट्रेस ऐसा मूव करेगा, क्रैक ऐसा मूव करेगा, इसको फ्रैक्चर. So that is the main equation. Now negative sign, why? Because ग्रोथ ऑफ द क्रैक जो जितना ग्रो करेगा तो इतना इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी रिलीज होगा. दैट मीन्स नेगेटिव होगा. सो दैट्स व्हाई द नेगेटिव साइन. सो माइनस पाई सी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर बाई. सो नाउ व्हाट इज देयर? सो दैट सरफेस एनर्जी ड्यू टू द सरफेस ऑफ द क्रैक इज अगेन देन US इक्वल टू 2 into 2C gamma S, because 2 gamma S is the surface energy. একটা gamma S থেকে 1 gamma S to 2 gamma S हो गया, दो surface आ गया. So 2 into 2 gamma S, 2C gamma S, so 4C gamma S. Now the total energy क्या हुआ? ये आया UE and this is US. That's the surface energy and this is the internal energy. So that is the elastic strain energy. So elastic strain energy is negative. This is positive. So total energy is delta U. Total energy जो है उसका US plus UE. तो ये बोल रहा है जो US का ये जो एनर्जी है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव इज एटलीस्ट इक्वल टू 0. तभी क्रैक प्रोपागेट. यही है B. So the crack will propagate at a constant applied stress sigma if an incremental increase. अगर छोटा सा क्रैक लेंथ इंक्रीज करेगा, so that produces no change in the total energy. That means total energy is balanced by that. This means the surface energy is compensated by the decreasing elastic strain energy. वो जो elastic strain energy decrease हो रहा है, वो spend हो रहा है surface energy create करने. इसका meaning है dWu d delta U by dC, जो ये इक्वेशन है d delta U by dC, that's equal to 0. So ये क्या है d delta U, that is ddc of 4C gamma S US का minus pi c square sigma square by E. ये so ultimately क्या हुआ? 4 gamma S minus this equal to 0. So sigma equal to twice E gamma S by pi square. समझा ये? You able to understand this? कोई आवाज नहीं है? Sir, Griffith's equation we have to write this or we have to explain some example? Griffith's equation we have to write this what you are saying, or we have to write, because you will be asked to deduce. You will be asked to deduce the theoretical cohesive strength of metal sometimes. You have to deduce sometimes you have to state the Griffith's theory of brittle fracture. So then you have to work out the whole thing. With the figure, you have to do up to this. Okay, sir.
Now you study these things. I'm not going further details because we, consume a lot of more time, so that other things has to be discussed also. I think now you will be able to understand this thing. There are some values to be put here and calculation of these things. Now, some of the Griffith's theory has got some shortcomings. Like they have only considered the for a material which is plastically deformable. Okay, so for more compatible with brittle fracture in metal, by inclusion of a term gamma p. So instead of only gamma s, gamma p term should also be introduced. So for partially ductile material, that means for the extension of curve we crack with the plasticity, then for a ductile, for a material, you need to have. So this particular theory is only applicable to ceramic material, for a brittle material. But for if you want to think for a ductile material, the same theory applies with this much of modification. When the plastic work is predominating over the normal surface energy. So plastic energy is much more, because you see here the plastic energy is 10 to the power 2, 10 to the power 3 joule per meter square compared to value of the normal surface energy 1 to 2. So 1 to 2 and 100 to 1000. So you can neglect gamma s with respect to gamma p. So then this is theory. This is a Orwan modification. These questions are often asked in the exam paper. So what are the modifications? So this is a Orwan modification. So he suggested this thing, that only gamma s should not be considered, then gamma p term should be there, and it replaces the gamma s term with E gamma by C, gamma p by C to the power. So this E gamma p is the plastic work required for extension. Now there are ductile fracture and all that, you don't need to pay attention to this. So after this, I will show you some things, stress and strain, some behavioral things, so that you can understand and can relate. You see here, this is the cylinder original, this is the cylinder after extension, because you are applying a tensile stress. So this portion has been extended. So that is the strain here. So elongation of cylinder. So these things, these are supplementary reading, supplementary things. So these are some problems. 500 inch diameter aluminum bar is subjected to a tensile stress of calculate the normal engineering stress in pounds per square inch on the bar. So this is the thing. So these are some problems, also worked out problems. So engineering strain. So these units are little bit scattered. You can see in the book, original book of David Smith. So engineering strain is engineering strain into 100%. These are some sums. Now how these are tested? This particular, see, this is a tensile test bar. ये जो दिख रहा है इधर क्लैंप करता है, मशीन इसको क्लैंप करता है. Now there is a 2-inch mark here. Now as you put a tensile strain of an 8-inch bar like this, with this type of shape here, and with the gauge marking here, and if you apply a tensile stress, so what happens? This is the unstressed sample and this is the stressed sample, where 2-inch now becomes 2.65 inch. So this tensile force has been applied. So flat tensile specimen before and after stressing. So this is how it looks. Now Poisson's ratio is calculated this way. So these are some very small. So this particular thing, shear stress is related to shear strain. So stress is related to strain with elastic modulus, shear stress modulus. So these are the things you can consult and see some figures, some problems here also. Now mainly I had to show you this thing because this thing contains a stress strain curve. Now up to this point where there is this straight line correspondence between a stress and a strain, stress and a strain. So up to this point, if you relax the stress at this point, then it comes back to the original position. That means you have applied, suppose you have applied engineering stress up to
400 MPa, here the stress axis, okay, or some PSI, 60 PSI or something, 400 MPa. So here, up to this point you have applied, and then you release the stress. So it will straight come back here. But if you somehow cross this value and enter here and relax the stress, that it won't reach here. It will be reaching somewhere here, with this much of deformation in this axis. So this point, up to this point, it's called an elastic material. And after that, it enters into the plastic deformation. So for a metallic material, this is a curve. For a ceramic material, this portion is absent. This portion, this plastic deformation comes in. I'll show you. So this is normal engineering stress strain diagram for a high strength aluminum. Aluminum alloy is highly deformable plastic material. एल्युमिनियम को आप पिटाओगे तो एल्युमिनियम का शीट बन जाएगा. एल्युमिनियम को अगर ड्रॉ करोगे तो एल्युमिनियम का वायर बन जाएगा. जानते हो ना एल्युमिनियम वायर्स, कॉपर वायर होता है, एल्युमिनियम वायर होता है, इलेक्ट्रिकल वायर भी एल्युमिनियम वायर ऐसे होता है. ये अगर इतना प्लास्टिकली डिफॉर्मेबल नहीं होता नहीं बन पाता, नहीं बनता. डिफॉर्मेशन नहीं होने से वो ब्रिटल हो जाने से वो टूट जाता है कि नहीं? Yes, sir. Sir, I have a doubt, sir. Other than glass and ceramics, what other materials are brittle, sir? Explanatory answer. What other materials are brittle? Yeah. Other than glass and ceramic, almost no other material is completely brittle. Okay, sir. Polymeric materials are highly plastic. So, semiconductor materials are brittle. So that is also coming under one particular kind of ceramic material. But semiconductors can be classed as a different class of material. They can be classed as a different class of material than ceramic, metal, polymer, and semiconductor. The semiconductors are also brittle. Okay, sir. देखो ये सब करना है, पिक्चर देखना है थोड़ा सा. Now, these questions I have asked in previous years. So this is the linear part of this stress strain curve here, and now it increases. So क्या करता है इसका एक यूनिट है, ये क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्लियर होगा. This is called 0.2% yield strain. क्या होगा, ये 0.2% yield strain एक वैल्यू, एक 0.002 इंच पर इंच, ये एक स्पॉट करना है. ये तुम एक मटेरियल लिया, उसका स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर प्लॉट किया, देन यू पुट 0.002 इंच पर इंच, देन यू ड्रॉ अ पैरेलल लाइन टू दिस कर्व. Parallel line. Now it reaches, it cuts at a certain point, and then you draw a horizontal line. So what happens, where it touches this stress axis, that's called the yield stress. अगर वो yield stress थोड़ा सा क्रॉस कर लिया तो 100% वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को इफेक्ट करता है. समझे? And this yield stress is calculated on the basis of a particular amount of strain, that is 0.2% offset strain. बहुत मज़ेदार है ये चीज़. तो अगर ये up to this is elastic deformation, it enters slightly in the plastic deformation range with 0.2% yield stress, or 0.2% strain. That is called a yield strain. Now मान लो ऐसा हुआ तो you cross the yield strength, ये 0.2% ऑफसेट से इधर है, थोड़ा सा क्रॉस कर जाओ, and then you relax the stress. So what happens? It comes back not to the origin but with a certain deformation. So 0.2% से थोड़ा सा ज़्यादा हो, इधर बैक करके आएगा. बैक करके आने के बाद वो मटेरियल को फिर से स्ट्रेस स्ट्रेन करोगे तो उसका yield strength और 80,000 PSI नहीं रहेगा, तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा.
क्या होगा, मतलब मेरा यह है कि एक आयरन बार सपोज ले लो, उसको एक काम करके हैमर थोड़ा सा डिफॉर्मेशन दिखाएगा, तो ये डिफॉर्मेशन दिखाएगा मीन्स ये यील्ड स्ट्रेस कस करके थोड़ा सा डिफॉर्मेशन हुआ, उसको सेकेंड टाइम हैमर करो। फर्स्ट टाइम हैमर करने में जितना स्ट्रेस लगा एंड जितना डिफॉर्मेशन हुआ, वही डिफॉर्मेशन लाने के लिए फर्स्ट टाइम में जितना स्ट्रेस लगा उससे ज़्यादा स्ट्रेस लगेगा सेकेंड टाइम उतना डिफॉर्मेशन लगा, थर्ड टाइम में उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा, फोर्थ टाइम में उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। ये बहुत बड़ा एक इंटरेस्टिंग थिंग है इनसाइड द स्ट्रक्चर। It somehow so happens that successively if you do such kind of a thing with a material, the ductile material, it actually increases the strength, and that is called strain hardening or work hardening. ये भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ क्वेश्चन पेपर, ये क्या एक्चुअली the thing is concept is you are by hammering, there are several process, hammering है, forging है, drawing है, different kinds of metallurgical process है। तो ये प्रोसेस में अगर मेटल को ऐसा ऐसा करोगे साइक्लिक पीरियडिकली करते रहोगे तो मेटल उसका डक्टिलिटी खो जाएगा, धीरे धीरे वो मेटल ब्रिटल तरह चला जाएगा, बट इसका स्ट्रेंथ बढ़ते जाएगा, डक्टिलिटी कम होते जाएगा, स्ट्रेंथ बढ़ते जाएगा, डक्टिलिटी कम होते जाएगा। अगर डक्टिलिटी कम होते जाएगा तो उसका शेपिंग प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अगर डक्टिलिटी कम होगा तो आप हैमर करोगे, कुछ प्रोसेसिंग करोगे तो उसका शेपिंग मुश्किल होगा क्योंकि वो ब्रेक हो जाएगा। तो दोनों चीज़ है, एक है तुमका अगर स्ट्रॉन्ग मटेरियल चाहिए तो वो करना होगा, लेकिन उसको करने का एक लिमिट है। आप टू सर्टेन एक्सटेंट यू कैन डू दैट, बट आफ्टर दैट इट विल लूज इट्स ओरिजिनल डक्टाइल, इट विल डेवलप वीकनेस। सो ये वर्क हार्डनिंग का ये एक मज़ा है, ये सिंगल फेज स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। लेकिन आपने सोचा ठीक है, हमने तो थोड़ा सा मटेरियल को स्ट्रॉन्ग बना लिया, नाउ आई वांट टू गो बैक टू द ओरिजिनल प्रिंसिपल। सो एक मटेरियल को आप स्ट्रॉन्ग बनाया, स्ट्रॉन्ग मटेरियल का फ़ायदा उठाया और एक ब्लॉक रख दिया था स्ट्रॉन्ग बना के, उसको बोला नहीं हम चला जाएंगे हमारा ओरिजिनल पोजिशन, फिर से हम डक्टिलिटी रीगेन करें। जानते हो उसका इंटरेस्टिंग प्रोसेस क्या होता है उसका? सेम मटेरियल कैन रिगेन इट्स डक्टिलिटी by a process of heating, and that process is known as annealing of. ये सबको अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग में आया जो बोला हमने अभी? Yes, sir. Yes, very much, sir. Yeah, so that is called annealing of metal, and annealing contains several stages. One is a recovery stage, that's a very initial stage. Because when you are doing such kind of a thing with the metal, when you are hardening the metal by hammering, forging, drawing such kind of thing, you are actually introducing more of defects, more of dislocations inside the metal. So 1 लाख डिस्लोकेशन आप एकोमोडेट कर सकते हो, वो एक ही कमरे में आप 6 लाख डिस्लोकेशन अगर कर दिया तो क्या होगा? एक डिस्लोकेशन इसका ऊपर इसका ऊपर ऐसा ऐसा ओवरलैपिंग होते रहेगा, एंड ओवरलैपिंग होते होते क्या करेगा, वो डिस्लोकेशन जो फ्रीली मूव कर रहा था वो जंप हो जाएगा, मूवमेंट बंद हो जाएगा। मूवमेंट बंद हो जाएगा तो उसका डक्टिलिटी खत्म होते जाएगा एंड इट विल डेवलप वीकनेस, इवन दो इट्स स्ट्रेंथ इंक्रीजेस बिकॉज इट स्ट्रेंथ इज इंक्रीजिंग ग्रेजुअली। तो एनीलिंग जब होगा तो तब क्या करोगे? जो टेम्परेचर वो मेल्ट होता है वो डिग्री केल्विन में निकाल के उसका ऑलमोस्ट 40% अगर हीट करोगे तो क्या होता है? फर्स्ट स्टेज में वो रिकवरी स्टेज है। रिकवरी में क्या होता है? तो थोड़ा सा वो स्ट्रेस, वो जो अंदर में जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा डिस्लोकेशंस, नेटवर्क्स थोड़ा सा खुलने लगा, then you heat the temperature or material with a slightly higher temperature. That is called a recrystallization. रिक्रिस्टलाइजेशन स्टेज में क्या होगा? रिकवरी स्टेज में जो नहीं हो पाया, रिक्रिस्टलाइजेशन स्टेज में वो कम्प्लीटली डिफॉल्ट स्टेट से वो डिस्लोकेशन जो इतना एकदम ब्लॉक नेटवर्क हो गया था उससे खुलने लगा एंड द डिस्लोकेशन बिकम मोबाइल एंड फ्री। So
धीरे धीरे recrystallized grains would appear and the material again regains its activity in a growth stage when the material those particular grains they become stable. So they contain three stages: recovery, recrystallization, and grain growth. हम तुरंत ये सब दिखाएंगे. So now these are the things. Sir, I have a doubt, sir. Bro, Sir, when we hammer it, it is getting deformed. It is getting high strength when we are hammering a metal. And by annealing, the same shape will not be. We cannot get the same shape. No? When we anneal it. shape नहीं होगा. Shape नहीं होगा. Yeah. But volume wise, it will be in the previous volume. But it will regain the internal structure. Volume. Yes. It will regain the internal structure. Okay, sir. Okay. And another doubt, sir. Yeah. One is that forging. Forging is heated to a certain temperature and some pressure is applied on the product to get a high strength. And what is the difference between this forging and hardening, sir? Hardening is just they are heating it to certain temperature and cooling it to make it hard. No. What property that gives? Don't go to the details of metal processing. There are many things. Normalizing, steroidizing, and I'm not talking about that. I am only this can be undertaken by these are the processes in which the cold working can be done. This particular phenomenon is known as cold working. And through the cold working principle, that means crossing the yield strength and then relaxing. Again crossing the yield strength, then relaxing the stress. This is the way a metal is cold worked. And through cold working, strain is introduced and the material gets strained. Yeah. So you do some figures in that. Okay, sir. So you just go through these things, casual reading, and that will give you the problem. So this is another engineering stress strain curve for. This is the engineering stress strain curve. This is the true stress strain curve. True stress strain curve क्या होता है? आप स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो, डिफॉर्मेशन हो रहा है. तो जब हो रहा है ओरिजिनल लेंथ से जो कंपेयर करोगे तो ये कर्व है. एंड ये आ जाएगा कब? जब मान लो 10 kg लोड अप्लाई कर दिया, उसमें जो डायमेंशन आया इंस्टेंटेनियस डायमेंशन आपने कैलकुलेट किया तो ट्रू स्ट्रेस है. ट्रू स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेन, दैट इज नॉट इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेन. इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ओरिजिनल लेंथ से कंपेयर किया जाता है. ट्रू स्ट्रेन एंड ट्रू स्ट्रेन इंस्टेंटेनियस लेंथ से किया जाता है कंपेरिजन. इसमें दिया हुआ है. लेट अस कीप दिस डिसलोकेशंस का थोड़ा सा फिगर्स है जो हमने दिखाया यहाँ से ही पढ़ाया है. वो यहाँ से ही लिया जो फिगर्स तो दिखाया ना, यही से अच्छा. Another very important thing, Yes. we have discussed deformation by speed. Another very important thing is deformation by twinning. ये देखो, this is 1-1-1 plane. Originally the crystal was like this. Originally क्या हुआ, ये जो लैटिस पॉइंट इधर था, ये लैटिस पॉइंट इधर था, एटम, ये एटम इधर था. तो कुछ भी अंदर में ऐसा रिअरेंजमेंट हुआ, इट मे बी ड्यूरिंग अ क्रिस्टल ग्रोथ, इट मे बी ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन, थोड़ा सा स्ट्रेस अप्लाई किया आपने. कुछ मटेरियल में यह होता है, सब मटेरियल में नहीं होता. वही डिफरेंस है. इसमें होता है जानते हो, एक सिटी मेटल में सबसे ज़्यादा होता है नॉर्मल टेम्परेचर में, नॉर्मल स्ट्रेस में. क्यों? एक सिटी मेटल में स्ट्रेस दोगे तो स्लिप डिफॉर्मेशन नहीं होगा, बिकॉज वेरी लेस नंबर ऑफ स्लिप सिस्टम. तो लास्ट दिन पढ़ाया, रीड करोगे तो पता चल जाएगा. इधर भी है डिफॉर्मेशन टू. ये देखो, दिस पोर्शन गोज हियर, दिस गोज हियर. ये एक पोर्शन और एक पोर्शन का एकदम मिरर इमेज बनते हैं along this plane.
see here, this mirror image of this. This portion is mirror image of this portion. So what happens? One particular portion becomes the mirror image of another portion by the slight movement of atoms within one interatomic distance. The difference is in sleep it moves more than interatomic distance always. In twinning it is maximum one interatomic distance. This is the interatomic distance. So if it is a cubic, that is this one is equal to this, but this comes here. Maximum is this. So it is not coming here. So even though it is fractional displacement, inside the material there are positions of a butterfly type of it. So across one axis, one portion becomes the mirror image of another. So this is a twinning plane. So along this twinning plane, this portion, this shaded blue portion, and this shaded blue portion, these are the two mirror image. As if वो just ऐसे करोगे तो सुपरइम्पोज हो जाएगा, खोल दोगे तो ऐसा. So this particular thing is called twin. Now this is seen in case of hexagonal close-back lattices, because hexagonal close-back lattice does not show much amount of slip. It deforms through deformation twinning. लेकिन ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जो अगर हम बोलो बीसीसी में एफसीसी में क्या ट्यूनिंग नहीं होता है? हाँ होता है, बीसीसी में होता है. कैसे होता है? बीसीसी में नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता है. अगर तुम टेम्परेचर को एकदम बहुत कम लेते जाओगे फ्रीजिंग टेम्परेचर में तो हो सकता है, और नहीं तो बहुत तुरंत लोड डालो, वेरी हाई स्ट्रेन रेट, दैट मीन्स 1 सेकेंड में 10 kg लेट डालो, तो बीसीसी मेटल में हो सकता है. और एफसीसी में वो दोनों एक साथ होगा, टेम्परेचर भी डाउन करना होगा, स्ट्रेसिंग पैटर्न भी बहुत फास्ट होगा, तब हो सकता है. अदरवाइज एफसीसी में तो ऐसे बहुत सुंदर स्लीप होगा, बीसीसी में नहीं स्लीप होगा क्योंकि उनका उधर स्लीप सिस्टम ज़्यादा है, वो कॉम्पैक्ट भी है. बट एफसी भी कॉम्पैक्ट लैटिस है लेकिन स्लीप नहीं होता है बिकॉज लेस नंबर ऑफ स्लीप सिस्टम. हमने स्ट्रेस अप्लाई किया लेकिन स्लीप planes and directions are not plenty so that they can accommodate that stress to have sleep deformation. So HCB metals का जो examples है वो इतना ductile नहीं होता है as compared to BCC, and finally the FCC which is the highest ductile. ये comparison बहुत अच्छे से clear हुआ? Sir. Now these are the differences of slip and twinning. This is a slip surface, this is a twinning surface. So clearly it is visible there is no orientation difference. In slip there is an orientation difference. Twinning plane change होगा. So इधर ये पैराग्राफ पढ़ोगे अच्छे से, हमारा नोट का पेज नंबर देख लो. And ये देखो एफसीसी मेटल शो लीस्ट टेंडेंसी टू फॉर्म डिसोप्रियोमेट्रिक. एफसीसी मेटल में ट्विन नहीं होता है, बहुत कम होता है. However, twins can be produced in FCC metal if stress level is very high and the temperature is sufficient. Copper crystals can be deformed at 4K, 4 degree Kelvin, very high stress level, can be formed deformation, can form. Otherwise it cannot. And twinning is found in BCC, BCC आयरन में, मोलिब्डेनम में, टंगस्टन में, टैंटलम में, क्रोमियम, ये सब BCC मेटल है. इसमें वेरी लो टेम्परेचर में हो सकता है, और नहीं तो इन सम ऑफ दिस एट रूम टेम्परेचर दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू वेरी हाई स्ट्रेस लेवल, वेरी हाई स्ट्रेस लेवल दे दिया तो हो सकता है इसमें. अदरवाइज दोनों नहीं होगा तो BCC भी नहीं होगा, FCC भी नहीं होगा. लेकिन रूम टेम्परेचर में डिफॉर्मेशन ट्यूनिंग खाली एफसीसी मेटल में, ये बहुत अच्छे से याद रखो. दिस इज वेरी वेरी ठीक है.
ये जो स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म्स है ये सब है रिकवरी डिस्टिलेशन प्लास्टिक यूनिफॉर्म मेटल ये देखो हमने ये मेटल का ये इंक्रीज किया कर दिया था देन व्हाट हैपेंस इन द रिकवरी स्टेज cold work and recovered structure is like this and recrystallized stage में ये छोटा particles new grains form होता है and finally it attains this microstructure so what happens इसका देखो क्या हो strength hardness and ductility so कैसा हो ductility पहले कम था strong material का cold work material का ये थोड़ा बढ़ा रिकवरी स्टेज में थोड़ा ही सा इंक्रीज हुआ रिक्रिस्टलाइज स्टेज में बहुत अच्छा इंक्रीज किया एंड ऑलमोस्ट इन द ग्रोथ स्टेज दिस इज द ग्रोथ स्टेज दिस इज द रिकवरी रिक्रिस्टलाइजेशन एंड ग्रेन ग्रोथ सो डक्टिलिटी रिगेन हो गया एंड स्ट्रेंथ मेटल का ओरिजिनली हाई था वो कम नहीं हुआ थोड़ा रिकवरी स्टेज में बट बहुत कम हो गया रिक्रिस्टलाइज स्टेज एंड देन फाइनली strength and hardness both coming down. So here it is the recovered material crystallized and finally the original material from which you attend this one. So this is effect of annealing actually on the structure and mechanical property changes of cold rock. ये भी एग्जाम में आता है ये फिगर में जैसे ये डिस्क्रिप्शन इधर एंड व्हाट इज crystallization and that प्रोसेस इज ऑल्सो डिपिक्टेड हियर बहुत सुंदर से है ऐसे डिस्लोकेशन होता है देन ये लार्ज एंगल बाउंड्रीज में है स्मॉल एंगल बाउंड्री हो जाता है कैसे डिफॉर्मेशंस जो हो गया था वो कैसे नेटवर्क को थोड़ा सा छुड़ाता है एंड देन इट फाइनली बिकम्स मोबाइल एंड हेल्प्स इन प्लास्टिक डिफॉर्मेशन सब कुछ सो यू आर टू नोटिस टू दिस एंड देयर आर certain things that generalizations this also come in examination so important factors of the recrystallization so this is amount of layer deformation अगर थोड़ा सा deformation नहीं रहेगा तो recrystallization नहीं होगा क्योंकि deformed metal का ही तो रिस्क है recrystallization question नहीं वापस there affect the recrystallization process it's an anesthetic so important factor layer deformation उसके ऊपर डिपेंड करेगा the temperature के ऊपर डिपेंड करेगा टाइम का ऊपर डिपेंड करेगा एंड इनिशियल ग्रेन साइज का ऊपर डिपेंड करेगा एंड कॉम्पोजिशन ऑफ मेटल और एलॉय का दैट मींस दिस 5 फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर अ रिक्रिस्टलाइजेशन टू हैपन एंड देयर आर सम जनरल रूल्स फॉर रिक्रिस्टलाइजेशन मिनिमम अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन इज दिस दैट ऑलरेडी है स्मॉलर अगर होगा डिग्री ऑफ डिफॉर्मेशन स्मॉलर होगा अबव द मिनिमम हायर टेम्परेचर आएगा रिक्रिस्टलाइजेशन तो हायर डिफॉर्मेशन होगा तो स्मॉलर रिक्रिस्टलाइजेशन यहाँ से ऐसे then increasing the temperature for recrystallization decreases time because recrystallization time is the time necessary at which the material is done in about an hour that is the recrystallization time in about an hour when it recrystallizes completely in about an hour that is called the recrystallization time so this is the generalization another generalization is final grain size of the material depends mainly on the degree of deformation कितना deformation पहले था कौन सा material हमने लिया था कौन सा strain hardened material लिया था जहाँ से annealing करके ये material आपको मिल रहा है the greater the degree of deformation जितना deformation ज़्यादा होगा the lower the annealing rate and the temperature compound for recrystallization and smaller the recrystallization the larger the original grain size अगर original grain size ही larger था the greater the amount of deformation required to produce equivalent recrystallation temperature and finally the recrystallation temperature decreases with increasing purity solid solution alloying additions always increase the recrystallation अगर ये मटेरियल सॉलिड सॉल्यूशन होगा तो हमने तो ये सिंगल फेज मटेरियल का बता रहे थे आयरन तो आयरन एल्यूमिनियम का आयरन अगर एल्यूमिनियम कॉपर एलॉय ले लेंगे एंड उसको आप मैंने ये करेंगे एनिलिंग करेंगे तो यही है तो
Okay, so this is done in supplementary reading 1A. तो supplementary reading 1B में क्या है, वो फ्रैक्चर का पार्ट हमें तैयार किया था. इसको देखो, एक पिक्चर सब कुछ दिखाया बहुत सुंदर तरीके से डिस्क्रिप्शन है. थोड़ा सा कैजुअल रीडिंग में मेन किताब वो, एंड दिस किताब इज ब्रिटल फ्रैक्चर कैसे होता है, टेक्स इन 3 स्टेजेस. प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, कॉन्सेंट्रेशन, डिस्लोकेशन ऑफ स्लिप प्लेन्स, shear stress build up in the place, further stress propagates on micro cracks, stored elastic strain, and I think they also contribute. So this is the physics theory. Toughness impact testing, just they are something I have given you, but these are not regularly required for now at this time the example. Another thing is fracture toughness. Fracture toughness क्या होता है, ये पैरामीटर है, ये इंटरनल प्रॉपर्टी नहीं है मटेरियल का. स्ट्रेंथ इज एन इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, इनहेरेंट प्रॉपर्टी. बट फ्रैक्चर टफनेस यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज. क्या होता है, आपने एक मटेरियल में सपोज ओरिजिनल मटेरियल एक है, आपने उसको सॉलिड सॉल्यूशन बनाया किसी के साथ. तो ओरिजिनली तब वो निकेल था, उसमें थोड़ा कॉपर था, और कॉपर था थोड़ा निकेल था. तो कॉपर निकेल सॉल्यूशन बना, कॉपर निकेल एलॉय बनी. ये जो जिंक कॉपर ब्रास बना, तो ओरिजिनली आइदर जिंक और ओरिजिनली कॉपर, उसका जो डक्टिलिटी था और उसका जो फ्रैक्चर बिहेवियर था, जो एलॉय है उसका फ्रैक्चर बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट है. क्यों डिफरेंस होता है, क्योंकि एक जो है এই যে স্লিপ ম্যাট্রেসে একে ফোন করে দাও প্লিজ, বলে যে এক মিনিট আমরা ছেলে সব বড় উনি ক্লাস নিচ্ছে. दोबारा बंद